नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं इब्ने सफ़ी जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास मौत का दरवाजा पार्ट 3। हमीद घर से निकल तो पड़ा था, मगर उसके दिमाग में कोई स्कीम नहीं थी। उसके दिमाग में केवल दो बातें थी। पहली तो यह कि जब वह आर्ले वचनों से रोमिला के साथ निकला था तो कासिम उसका पीछा करता हुआ टिप टॉप आया था और उसकी कार में एक लड़की थी। दूसरी बात, रोमिला का अपहरण या उसका खुद से गायब हो जाना। इन बातों से वह इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस कहानी से कासिम अवश्य किसी न किसी प्रकार संबंधित था। उसके दिमाग में वह दृश्य भी नाच रहा था जब वह कासिम के यहाँ गया था और कासिम ने अकड़े स्वर में उससे बात की थी और फिर बिना कुछ बताए गाड़ी लेकर चल दिया था। इसलिए वह कासिम ही के घर की ओर चल पड़ा। उसने मोटरसाइकिल तो आर्ले वचनों ही में छोड़ दी थी, इसलिए इस समय टैक्सी से ही जा रहा था। कासिम घर पर नहीं मिला। हमीद को थोड़ी सी निराशा हुई। पूछताछ करने पर घर वालों ने भी कुछ नहीं बताया कि कासिम कहाँ गया है। हमीद कुछ सोचता हुआ वहां से वापस हुआ। उसने टैक्सी छोड़ दी थी और अब पैदल ही वापस हो रहा था। वह सोच रहा था कि कासिम के मिलने की संभावना कहाँ कहाँ हो सकती है। और फिर अचानक उसे रोमिला याद आ गई और फिर रोमिला के साथ अजीत विश्वास की याद आई और जब अजीत की याद आई तो उसके सामने रेनू आ गई। बिजली के समान एक विचार उसके दिल में उत्पन्न हुआ। रेनू ने उस दिन जिस दिन अजीत का कत्ल हुआ है, रुबानों में अजीत को 3 आदमियों के साथ देखा था। सेठ धनीराम, मूलचंद और जॉर्ज फिनले। इन तीनों में से सेठ धनीराम और मूलचंद आज ही खत्म हो गए थे। इससे यह सोचा जा सकता था कि अब जॉर्ज फिनले की पारी है। हमीद को सुनील की हत्या या आत्महत्या के बारे में कुछ नहीं मालूम था, इसलिए उसने सोचा कि सुनील को चेक किया जाए। उसकी नज़र में सुनील ही वास्तविक अपराधी था। तमाम षड्यंत्रों का जन्मदाता वही है। मगर फिर उसने विचार बदल दिया और टैक्सी करके जॉर्ज फिनले की दुकान की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि वहीं आसपास सुनील भी अवश्य दिखाई देगा। वह सुनील को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। मस्तिष्क पर वही पुरानी छिपकली सवार थी। वह सोच रहा था कि सुनील को पकड़ने के बाद वह उससे अपने अपमान का बदला ले सकेगा। इसी ताक में पता नहीं उसके दिमाग में कौन कौन सी बातें आ रही थी कि हाथ भी हिल रहे थे, आंखें भी नाच रही थी, नैने भी फड़क रहे थे और भ्रुकुटियां भी तन रही थी। विक्टोरिया रोड पर गाड़ी आ गई। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, आप कहाँ उतरिएगा? फिनले की दुकान अंतिम सिरे पर थी, मगर ड्राइवर के टोकने पर हमीद चौंक पड़ा था। उसने खिड़की से सर निकालकर इधर उधर देखा। उसे कासिम की कार खड़ी नजर आई। बस यहीं रोक दो, उसने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया था और आंख चमकने लगी थी। टैक्सी रुक गई। उसने उतरकर किराया दिया। जब टैक्सी चली गई तो वह उस दुकान की ओर बढ़ा जो बंद थी। वह उस दुकान के तख्ते की आड़ लेकर खड़ा हो गया। दुकान के बगल में एक पतली सी गली थी और गली से फिर दुकानों का क्रम था। सड़क के दूसरी ओर दुकानें नहीं थी, केवल पेट्रोल का स्टेशन था और थोड़ी थोड़ी दूर पर मकान थे। हमीद इस प्रकार खड़ा हुआ था कि उसे कासिम की कार नजर आ रही थी। कार में कोई नहीं था और कार फिनले की दुकान से कुछ गज के फासले पर खड़ी थी। हमीद कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक नया उपाय आया। वह धीरे धीरे चलता हुआ कार के पास आया, चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। पिछली सीट और अगली सीट के मध्य पांव रखने की जो रिक्त जगह होती है, उसी में हमीद करवट लेट गया। समय व्यतीत होता रहा। हमीद कुछ देख तो नहीं सकता था, मगर आवाजें उसे साफ सुनाई दे रही थी, चाहे वह कार के हॉर्न की आवाज हो या गाड़ी गुजरने की आवाज हो या दुकानों के शटर गिरने की आवाज हो। इतने में कार के निकट ही कदमों की आवाजों के साथ ही कासिम की आवाज सुनाई दी। वह कह रहा था, कौन कहता है? अरे हाँ, मैं साले को खा जाऊंगा। अभी गुस्सा ना करो, चलो पहले दस्तखत कर दो, फिर हम सब मिलकर समझ लेंगे। औरत की आवाज हमीद के कानों में पड़ी। हमीद ने कान खड़े किए। उसे औरत की आवाज कुछ जानी पहचानी सी मालूम हुई। वह दम साधे पड़ा रहा। उसने अपना कोट उतारकर अपने ऊपर डाल लिया और टांगे सिकोड़ ली, इसलिए
कि अगर कोई देखे भी तो सोचे कि कोई वस्तु पड़ी होगी। वैसे दिल में दुआ कर रहा था कि खुदा करे कोई पिछली सीट पर ना आए। कुशल यह हुआ कि अगली सीट का दरवाजा खुला। हमीद ने अनुमान लगाया कि 2 आदमी बारी बारी सीट पर बैठे हैं। फिर कासिम के बैठने की आहट मालूम हुई। हमीद अनुमान न लगा सका कि तीसरा आदमी कौन हो सकता है। गाड़ी चल दी। फिर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे, नारी स्वर सुनाई पड़ा। हाय, मैं क्यों हो जाऊंगा, तुम खुद हमारी हो जाओगी, कासिम ने कहा। औरत हंसने लगी। ग्रेसी, तीसरे आदमी की आवाज, मैं 500 से कौड़ी कम तनख्वाह नहीं लूंगा। अरे हाँ, लेना, ठेंगे की तो नहीं, कासिम ने कहा। फर्स्ट क्लास हीरोइन के लिए 500 तो क्या, 5000 साला भी कम है। फिर खुद ही चौंक कर बोला, क्यों डार्लिंग, वह क्या हुई जो हमीद भाई के साथ थी? फिर उसे छींकी आ गई और शायद उसने दोनों हाथों से अपना मुंह भी पीटना आरंभ कर दिया था, क्योंकि ग्रेसी कह रही थी, अपना मुंह क्यों पीट रहे हो? अरे, उसी साले खुदाई फौजदार का नाम मुंह से निकल गया था, कासिम ने जलकर कहा। साले का जहां नाम लिया वहां मौजूद हो जाता है, मगर है बड़ा मजेदार आदमी। लौंडियों को यला यली कहता है, जैसे तुम यला यली हो। ही। हाँ, मगर वह गई कहाँ? हम उसी के पास चल रहे हैं, ग्रेसी ने कहा। हमीद का दिल धड़कने लगा। उसे अपने संदेश सच होते नजर आ रहे थे। कासिम ने जिस लड़की के बारे में पूछा था वह रोमिला ही थी, और अब यह सब उसी के पास जा रहे थे। मगर उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या है। पहले तो उसने सोचा था कि इन्होंने कासिम को फांस रखा है और उसे उल्लू बनाना चाहते हैं, मगर अब जो बातें हो रही थी वह कुछ और ही थी। ग्रेसी कह रही थी, डियर, पैसा दूसरे का होगा मगर मालिक तुम होंगे, तुमको केवल दस्तखत करने होंगे। इतने में कार रुक गई और दरवाजा खुलने की आवाज आई। अब हमीद भी उठकर बैठ गया था, मगर इस प्रकार कि उतरने वालों की नज़र उस पर न पड़ सके। उसने इतना देखा कि ग्रेसी एक दरवाजे से उतरी और तीसरा आदमी दूसरी ओर से, और तीसरे आदमी पर नजर पड़ते ही हमीद का मुख खुल गया और खोपड़ी हवा में नाचने लगी, क्योंकि वह फिनले था। उसे पहचानने में इसलिए कठिनाई नहीं हुई कि वह नगर का प्रसिद्ध पूंजीपति होने के साथ साथ शराब का लाइसेंसदार भी था और विनोद की लिस्ट पर उसका नाम भी आ चुका था। मगर सच्ची बात यह थी कि हमीद फिनले को देखकर चकित नहीं हुआ था, बल्कि लड़की को देखकर चकित हुआ था, क्योंकि वह लड़की ग्रेसी नहीं थी। ग्रेसी तो उसका कल्पित नाम रखा गया था। हमीद तो नलिनी के नाम से उसे जानता था, वही नलिनी जिसे वह आरले बचनों में रेनू के साथ देख चुका था। कासिम के साथ वह दोनों एक छोटे से मकान में घुस गए। हमीद भी कार से उतरा और उस मकान के दरवाजे तक आ गया। दरवाजा नहीं बंद किया गया था, इसलिए हमीद बाहरी आड़ में खड़ा होकर अंदर झांकने लगा। कासिम और नलिनी बैठे हुए थे। फिनले शायद कहीं चला गया था। हमीद आंखें लगाए हुए था। जब फिनले वहां आया तो कासिम ने कहा, अमर डैडी साहब, कागज लाओ, मैं दस्तखत कर दूं। फिनले कुछ बोला नहीं। वह कुछ घबराया हुआ सा नजर आ रहा था। अचानक कमरे में एक औरत दाखिल हुई। उसके पीछे एक बुर्का पोश था। वह औरत इसलिए नहीं हो सकता था कि उसका कद और बाहर निकला हुआ हाथ किसी आदमी का ही हो सकता था, मगर यह भी बात सच्ची थी कि वह औरतों ही के समान बुर्का ओढ़े हुए था। केवल हाथ निकले हुए थे, जिनमें एक में रिवॉल्वर था और उसकी नाल आने वाली औरत की पीठ से लगी हुई थी। हमीद पहली नज़र में उस औरत को पहचान गया था। वह रोमिला थी। हमीद का हाथ जेब में रेंग गया, मगर वह खाली था। उसे अफसोस होने लगा कि वह खाली हाथ क्यों आया। अपनी इस मूर्खता पर वह खुद ही दांत पीसने लगा। उसने सोचा कि थोड़ी देर और प्रतीक्षा करे और जब अवसर उचित आए तो दखल दे कि अचानक बुर्का पोश की आवाज उभरी। वह कह रहा था, तुमने दरवाजा बंद नहीं किया? फिनले उठा। हमीद जल्दी से हट गया और फिनले ने दरवाजा बंद कर दिया। हमीद ने फिर दरवाजे से कान लगा दिए। चलो, दस्तखत करो। उसी बुर्का पोश की आवाज उभरी। हमीद देख तो नहीं रहा था, मगर आवाजें सुनाई दे रही थी और वह आवाजें पहचान भी सकता था। दस्तखत होने से पहले 2-3 बातों का तय हो जाना आवश्यक है, फिनले ने कहा। जैसे? बुर्का पोश ने पूछा।
पहली बात तो यह है कि मेरा हिस्सा क्या होगा। जो तुम कहो। मेरे कहने का क्या सवाल पैदा होता है? सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मैं जो कुछ भी प्राप्त करूंगा उसमें से आधा भाग तुम्हारा होगा, मगर इसकी जमानत क्या होगी कि तुम मुझे आधा दे ही दोगे? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? बुर्कापोश ने कहा। फिनले कुछ नहीं बोला। नकाबपोश ने कागजात निकाले और कासिम के सामने रख दिए। मगर कासिम न जाने क्यों हकलाने लगा। डार्लिंग, नलिनी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कुर्सी के हत्थे पर बैठकर कासिम के गले में बाहें डाल दी थी। कासिम ने दस्तखत कर दिए और बुर्कापोश ने कागजात उठाकर जेब में रख लिए। फिर बोला, क्या यह हो सकता है कि आप खड़े हो जाएं और दरवाजे की ओर देखने लगे? कासिम कुछ बोला नहीं, वह उसकी ओर देखता रहा। फिनले भी बुर्कापोश की बात समझ नहीं पाया था। इतने में नलिनी ने कासिम से कहा, डार्लिंग आओ, अब हम लोग चलें। प्रकट है कि कासिम को केवल नलिनी से दिलचस्पी थी, इसलिए वह खड़ा हो गया। हमीद कुछ उलझन भी महसूस कर रहा था, क्योंकि आवाज़ें तो आ रही थी मगर अंदर की कार्यवाही वह देख नहीं पा रहा था। उसी समय उसके कानों में फायर की आवाज़ आई। वह चौंक पड़ा और फिर वह दरवाज़ा पीटने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। हमीद झटके के साथ मुड़ा। विनोद सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। आओ चलें, विनोद ने कहा। यहाँ कत्ल हो गया है, हमीद ने कहा। होने दो, हमने सारे जहाँ का ठेका तो नहीं ले रखा है, विनोद ने लापरवाही के साथ कहा। इस मध्य अंदर चीखें भी उभरी थी। किसी के भागने की आवाज़ भी आई थी और दरवाज़ा भी खुला था। देर न करो, जल्दी निकल चलो, विनोद ने उसका हाथ पकड़कर घसीटा। अगर देर हो जाती तो वह दोनों कमरे वालों की नज़रों में आ जाते। वह दोनों जैसे ही सड़क पर आए उन्हें पुलिस कार दिखाई पड़ी। इतनी जल्दी पुलिस कैसे आ गई? हमीद ने आश्चर्य के साथ कहा। मैंने इन्हें बुलाया था, विनोद ने कहा। क्या आपको मालूम था कि यहाँ यह ड्रामा होने वाला है? हाँ। और यह भी मालूम था कि यहाँ कत्ल होगा? हाँ। तब तो यह भी मालूम रहा होगा कि कौन कत्ल किया जाएगा? हाँ। काश दुनिया के सारे माशूक भी वस्ल की रात इसी तरह हाँ हाँ करना सीख जाते। हमीद ने चिढ़कर बोला। नहीं भी तो एक बार कहिए, कौन कत्ल हुआ है? जॉर्ज फिनले, विनोद ने कहा। किसने कत्ल किया? रोमिला ने, विनोद हंसकर बोला। और हमीद इस प्रकार उसे देखने लगा जैसे विनोद मजाक कर रहा हो। एक दिन में यह चौथा कत्ल था, इसलिए काफ़ी सनसनी फैल गई थी। दूसरे ही दिन पुलिस ने तहकीकात आरंभ कर दी थी। वैसे तो घटना के समय ही पुलिस पहुंच गई थी और रोमिला को गिरफ्तार भी कर लिया था, मगर कार्यवाही अब भी जारी थी। कत्ल फिनले का हुआ था, उसे क्लोज रेंज से गोली मारी गई थी। नलिनी का यह बयान था कि उसने रोमिला को फिनले पर गोली चलाते देखा था, मगर कासिम ने यह कहा था कि वह उस समय दरवाजे की ओर देख रहा था, इसलिए उसने यह नहीं देखा था कि गोली किसने चलाई थी। मगर फायर की आवाज़ के बाद जब वह मुड़ा था तो उसने रिवॉल्वर रोमिला के हाथ में देखा था और उसकी नाल से धुआं निकल रहा था। रोमिला ने उस समय पुलिस इंस्पेक्टर से केवल इतना कहा था कि वह कर्नल विनोद की उपस्थिति में वकील की मार्फत पुलिस के उच्च अधिकारियों को बयान देगी। नलिनी को गिरफ्तार तो नहीं किया गया था, मगर एक प्रकार से वह नज़रबंद अवश्य थी। हमीद को सवेरे यह तमाम बातें मालूम हो चुकी थी। यह पहला केस था जिसमें उसको किसी प्रकार का शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ा था और विनोद का व्यवहार भी कोमल होने के साथ ही साथ कुछ विचित्र सा था। इस समय वह हमीद से कहीं चलने को कह रहा था। कहाँ? हमीद ने पूछा। मनोरंजन करने, विनोद ने एक आंख दबाकर कहा। तुम्हें तफरीहें अच्छी लगती है ना? यह तफरीह है या वक्त की बर्बादी? हमीद ने कहा। चलो तो सही, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी, विनोद ने कहा। खुशी तो उस वक्त भी मुझे नहीं मिली थी जब पहली बार मैंने आंखें खोली थी। बोर न हो, विनोद ने कहा। हम उसी अपराधी को गिरफ्तार करने चल रहे हैं जिसने मुझे चुनौती दी थी, और मेरा यह सिद्धांत है कि जो अपराधी जिस प्रकार मुझसे टक्कर लेना चाहता है मैं उसका जवाब उसी प्रकार देता हूँ। हमीद कुछ नहीं बोला और दोनों बाहर आकर लिंकन में बैठ गए और लिंकन चल पड़ी। हमीद को आश्चर्य था कि आखिर वह अपराधी कौन है
और फिर वह उस समय और चकित हो गया जब लिंकन सड़कों से होती हुई कृत्रिम श्रेणी की बस्ती में जाकर रुकी और विनोद उतरकर एक घर में दाखिल हुआ। कुछ क्षण बाद वह एक बुर्कापोश औरत को लिए हुए वापस आया। हमीद कार ही में बैठा रहा था। उसने जब बुर्कापोश औरत को देखा तो बड़े असमंजस में पड़ गया था, क्योंकि न तो उसके हाथ ही बाहर निकले थे और न पैर ही। पैरों में काले रंग का मोजा पहने थी। वह पिछली सीट पर बैठ गई। जब विनोद भी अगली सीट पर बैठ गया तो हमीद ने कान के पास मुंह ले जाकर पूछा, यह साहिबा कौन है? मौत का दरवाजा, विनोद ने हंसकर कहा। हमीद समझ गया कि विनोद बताना नहीं चाह रहा है, इसलिए चुप हो गया और कार फिर चल पड़ी। कोतवाली के सामने पहुंचकर विनोद ने लिंकन खड़ी की और नीचे उतरा। एक कांस्टेबल उसे देखकर लपका और निकट पहुंचकर बोला, सरकार आपको बहुत देर से याद कर रहे हैं, पहले जगदीश को बुला लाओ, विनोद ने कहा। फिर बोला, नहीं, तुम यहीं रहो, मैं खुद ही जाता हूँ। फाटक ही में जगदीश मिल गया। विनोद ने उससे कहा, मेरी गाड़ी में एक बुर्कापोश औरत है, उसे ले जाकर अपने कमरे में रखो और वहाँ कड़ा पहरा लगा दो, और जब मैं कहूँ तब उसे साहब के कमरे में लाना। इतना कहकर विनोद ने हमीद को उतरने का संकेत किया। जब हमीद पास आया तो विनोद ने उसे एक पैकेट दिया और अपने साथ चलने को कहा। क्या इसमें तस्वीरें हैं? हमीद ने पूछा। चिंता ना करो, तुम्हारी तस्वीर नहीं है, विनोद ने कहा। और फिर दोनों एक बड़े कमरे में आए जहां एसपी, डीएसपी, एसपी होमिसाइड स्पेशल ब्रांच पुलिस का चीफ इंक्वायरी ऑफिसर, सिटी मजिस्ट्रेट, कोर्ट इंस्पेक्टर और पीपी मौजूद थे। कोने की एक बेंच पर रोमिला बैठी हुई थी। कमरे के सब दरवाजे बंद थे, इसलिए काफी परेशानी थी। रोमिला से कुछ दूर रेनू बैठी थी, सर झुकाए हुए। दोनों हाथों से वह अपना माथा रगड़ती जा रही थी। उसी के पास नलिनी भी बैठी थी। एक और बेंच पर कुमार था, जो शायद अभी अभी रोमिला से कुछ बातें करके अपनी जगह पर बैठा था। अचानक हमीद चौंक पड़ा, क्योंकि कासिम उन दो वकीलों के साथ दाखिल हो रहा था जिन्हें वह एक रात सुनील के साथ अपनी कोठी में देख चुका था। वह विनोद और कैप्टन को देखकर कुछ घबरा गया और उसके कंठ से विचित्र प्रकार की आवाजें निकलने लगी। अरे कर्नल साहब, गमीद भाई। मगर जैसे ही कर्नल ने घूर कर उसे देखा, वैसे ही उसने मुंह पर दोनों हाथ रख लिया। विनोद ने कुमार के पास जाकर धीरे धीरे उससे कुछ कहा, फिर उसे कुछ बताता रहा। तत्पश्चात अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अब मैं बयान लूं? सिटी मजिस्ट्रेट ने विनोद से पूछा। जी हाँ, विनोद ने सर झुकाकर कहा। सिटी मजिस्ट्रेट ने रोमिला की ओर देखा और रोमिला भर्राए हुए स्वर में कहने लगी, मैं क्या बयान दूं? मैं उन भाग्यहीन लोगों में हूँ जो ना अपराधी होते हुए और ना अपराध करना जानते हैं, मगर फिर भी संसार की नज़रों में कातिल और खूनी समझे जाते हैं। पहली बार कत्ल के इल्जाम में मुझे अदालत का मुख देखना पड़ा था और अदालत ने मुझे निर्दोष समझकर मान सहित मुक्त कर दिया था। इस बार मैं फिर कातिल की हैसियत से आप लोगों के सामने हूँ। अंतर केवल इतना है कि अभी तक इस मामले की तफ्तीश हो रही है। खैर, बात बस इतनी सी है कि अजीत ने मुझे फिल्मी हीरोइन बनाने का सपना दिखाया था और मैं उसके साथ घर से भाग निकली थी। मैं बहुत अमीर नहीं थी, मगर गरीब भी नहीं थी। मेरे पास कुछ जायदाद थी। मैंने उसे बेच डाला और सब रुपए अजीत को दे दिए थे। अजीत मुझे लेकर बम्बई आया था। वहाँ उसने एक सिंडिकेट बनाया था जो 50 लाख की पूंजी से फिल्म बनाने वाला था। मैं नहीं जानती थी कि उस सिंडिकेट के सदस्य कौन थे। अजीत ने केवल इतना ही बताया था कि सिंडिकेट से पैसा राजधानी में मिलेगा, क्योंकि सिंडिकेट के सदस्य राजधानी ही में रहते हैं और कानूनी तौर पर वह रुपया अजीत को मिल जाएगा। मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो हीरोइन बनना चाहती थी, ख्याति प्राप्त करना चाहती थी। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि अजीत जालसाज और फ्रॉड है। औरतों को लूटना उसका पेशा है। मैं नहीं जानती कि वह कौन था जिसने एक रात मुंबई में अजीत के बारे में बहुत कुछ बताया था। उसने कहा था कि अजीत के संबंध एक लखपति औरत से हैं और उस औरत का नाम रेनू है। उसने यह भी बताया था कि अजीत नलिनी से भी रोमांस लड़ाता है और फिर बहुत सी लड़कियों का नाम लिया था। अजीत में शायद मोहिनी थी,
लड़कियां उस पर चकोरी के समान गिरती थी, इसलिए उस अपरिचित आदमी के बयान पर मुझे विश्वास करना पड़ा। तुमने यह बात कैसे कही कि जिस आदमी ने तुम्हें अजीत के बारे में बताया था उसे तुम नहीं जानती? क्या यह मतलब तो नहीं कि उस समय नहीं जानती थी मगर अब जानती हो? विनोद ने पूछा। मैं ना उस समय उसे जानती थी और ना अब जानती हूँ। मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, रोमिला ने कहा। फिर उसने तुम्हें कैसे बताया था? विनोद ने पूछा। उस रात मैं अकेली थी और अजीत की प्रतीक्षा में जाग रही थी। तभी वह अपरिचित मेरे फ्लैट में आया। उसने अपना पूरा शरीर और चेहरा कपड़ों से छिपा रखा था। उसने मुझे एक कागज दिया था। उसी कागज पर यह सारी बातें अंग्रेजी में टाइप की हुई थी। वह कुछ बोला भी नहीं था। वह तुम्हारे फ्लैट में कितनी देर तक रहा था? विनोद ने पूछा। लगभग आधे घंटे तक। तुम्हें डर नहीं लग रहा था? लग रहा था, मगर मैं विवश थी। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। तब तो वह रिवॉल्वर तुमने देखा ही होगा। जी हाँ, न देखती तो कैसे कहती कि उसके हाथ में रिवॉल्वर था, रोमिला ने कहा। हाँ, उस कागज पर यह भी लिखा था कि अजीत पर जितने इल्जाम लगाए गए हैं उन्हें सच साबित करने के लिए यह भी बता देना होगा कि वह मेरी चोरी से आज ही रात की गाड़ी से राजधानी जा रहा है और अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे अजीत का पीछा करना चाहिए। मैंने 2-3 बार पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंची कि मैं भी स्टेशन पहुंचूं। अगर अजीत स्टेशन पर दिखाई दिया तो बातें सच्ची हैं और ना दिखाई दिया तो झूठ है। मगर मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उस अपरिचित से कहा कि मैं अजीत का पीछा करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब उसने जेब से कुछ नोट निकालकर मुझे दिए। मैंने उन नोटों को लेने के बजाय मेज पर रखने का संकेत किया। अपरिचित ने नोट मेज पर रखे और चला गया। उसके कुछ ही क्षण बाद मेरे कमरे में कर्नल विनोद दाखिल हुए। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे इस कमरे में बम फट गया हो। सब लोग चौंक कर विनोद की ओर देखने लगे थे और विनोद सर झुकाए बैठा था। रोमिला जानबूझकर रुक गई थी। फिर उसने सब की ओर देखा और कहने लगी। कर्नल विनोद ने उन नोटों पर अपना रुमाल रखकर उठाया और मुझसे कहा कि तुमने बिना किसी आदेश के इस समय कानून की बहुत बड़ी सहायता की है। तुमने एक ऐसे अपराधियों की उंगलियों के चिन्ह प्राप्त करने में सहायता दी है जिसे हम पा नहीं सकते थे। अब तुम उसके कहने के अनुसार राजधानी जाओ। फिर उतने ही रुपए कर्नल विनोद ने मुझे दिए और अपरिचित के नोट अपनी जेब में रखते हुए चले गए थे। मैं राजधानी आ गई। मुझे राजधानी के स्टेशन पर एक आदमी मिला था। उसने मुझसे कहा कि तुमको राजधानी आने की जिसने राय दी थी उसी ने यह संदेश भेजा है कि तुमको रॉक्सी में रहना होगा। मैं रॉक्सी में ठहरी थी। रॉक्सी में अजीत मेरे पास नहीं आया था, मगर मुझे पता लग गया था कि वह रॉक्सी के सामने वाले होटल में ठहरा हुआ है। यह किसने बताया था? विनोद ने पूछा। होटल के मैनेजर ने, रोमिला बोली। विनोद ने झुककर एसपी के कान में कुछ कहा और एसपी ने एक इंस्पेक्टर को संकेत किया। जब वह निकट आया तो एसपी ने उसके कान में कुछ कहा और इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकल गया। रोमिला जो मौन हो गई थी, संकेत पाकर कहने लगी। मैं अजीत से मिलने रुबानी गई। वहां से जब वापस आई तो मुझे अपने होटल के कमरे में वह नकाबपोश मिला जो मुझे बम्बई में मिल चुका था। उसने मुझे फिर एक टाइप किया हुआ कागज दिया जिसमें यह लिखा था कि अजीत तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है और इसलिए उसे कत्ल कर दिया गया है। उसकी हत्या में संभव है तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर तुम्हें अपना मुख बंद रखना होगा। अगर तुमने अपना मुख बंद रखा तो तुम्हें छुड़ा लिया जाएगा और तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। यह कागज किसके पास है? एसपी ने पूछा। कर्नल विनोद के पास, रोमिला बोली। कर्नल मेरे पास आए थे और मुझसे यह कहा था कि मैं नकाबपोश के आदेशों का पालन करूं। उसके बाद मैं गिरफ्तार कर ली गई थी, मगर मुकदमे के मध्य मैंने अपना मुंह बंद ही रखा। फिर अदालत ने मुझे छोड़ दिया। छूटने के बाद मैं जैसे ही बाहर आई, कर्नल विनोद मुझे अपने साथ ले गए। फिर रात में मुझे रॉक्सी में छोड़ दिया गया और रॉक्सी से मैं बिल्कुल ही अचानक बेहोश करके उस जगह ले जाई गई जहाँ फिनले का कत्ल हुआ था। मैं अब तक यह नहीं समझ सकी कि मुझे उस कमरे में क्यों ले जाया गया था जहाँ फिनले, नलिनी और कासिम मौजूद थे।
बहरहाल वही नकाबपोश मुझे उस कमरे में ले गया था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसने कुछ कागजों पर कासिम से हस्ताक्षर कराए थे और उसके बाद फिनले को गोली मार दी थी और रिवॉल्वर मेरे हाथ में थमा कर भाग गया था। यह सच है कि जब कासिम साहब ने मुझे देखा था तो मेरे हाथ में रिवॉल्वर था, मगर मैंने गोली नहीं चलाई थी। तुमने वह हाथ तो देखा ही होगा जिस हाथ ने फिनले पर फायर किया था, विनोद ने पूछा। जी हाँ। पहचान सकती हो? जी हाँ। हामिद के पेट में चूहे कूद रहे थे क्योंकि रोमिला ने कहा था कि वह छूटने के बाद कर्नल विनोद के साथ गई थी, मगर रोमिला तो उसे आर्ले कचरू में मिली थी और फिर उसके बाद टिप टॉप नाइट क्लब तक गई थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि विनोद ने आंख के इशारे से उसे रोका और फिर सिटी मजिस्ट्रेट से कहा, मेरी इच्छा है कि अब जो बयान हो वह सब आपके सामने ही हो ताकि बदले न जा सकें और सही इंसाफ हो सके। मगर इससे पहले कि और बयान हो, मैं यह चाहूँगा कि कुमार साहब को जो कहना हो कह लें ताकि रोमिला पर पर्दे जुर्म न लग सके। कुमार ने माथे से पसीना पोंछा। वह कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। हमीद की समझ में उसकी परेशानी का कारण यह था कि इस बार कर्नल ने उसे कुछ रटाया नहीं था। कुमार ने गला साफ किया और कहने लगा, रोमिला देवी मेरी मुवक्किल है। यह सच है कि उनके हाथ में रिवॉल्वर देखा गया था, मगर यह आवश्यक नहीं कि उन्होंने फायर भी किया था। फिर जिस नकाबपोश की कहानी रोमिला देवी ने सुनाई है उसे अगर झूठ भी मान लिया जाए तब भी रोमिला देवी पर फर्दे जुर्म नहीं लग सकती, इसलिए कि फिनले की हत्या का ना तो कोई तथ्य सामने है और न यह साबित है कि फिनले और रोमिला देवी के आपस में कुछ संबंध थे। यह बताना मेरा काम नहीं है कि कातिल कौन है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि स्थिति संदिग्ध है और इस शक का लाभ मेरी मुवक्किल को मिलना चाहिए। कुमार के बयान में कोई जान नहीं थी। विनोद ने हमीद के कान में चुपके से कुछ कहा और हमीद की आंखें फैल गई। उसने धीरे से कहा, आप आदमी हैं या अटारनी? बको नहीं, जल्दी करो, विनोद ने कहा। हमीद उठकर कुमार के पास गया। अवसर इसलिए उपयुक्त हो गया था कि उसी समय मैनेजर कमरे में दाखिल हो रहा था। हमीद कुमार से बातें करता रहा और कुमार के चेहरे पर लाली आती गई, मगर जब हमीद वहां से हटा तो उसने रुमाल में लिपटी हुई कोई वस्तु बड़ी सावधानी से विनोद की जेब में डाल दी। जब मैनेजर बैठ गया और मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही आगे बढ़ानी चाहिए, वैसे ही कुमार ने कहा, एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि यह बात नलिनी और कासिम साहब बता सकेंगे कि उस नकाबपोश ने कासिम साहब से जिन कागजों पर दस्तखत कराए थे उनमें क्या लिखा था। इबारत का पता चलते ही सारी बातें साफ हो जाएंगी। मैं फिर यही कहूँगा कि कत्ल किसने किया, इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं केवल यह कहूँगा कि रोमिला देवी ने कत्ल नहीं किया। यह केवल मैं जानता हूँ कि कत्ल किसने किया है, विनोद ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने एसपी की ओर देखा और एसपी भी चौकन्ना नजर आने लगा। विनोद ने कहना आरंभ किया, मुझे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, मगर अपराधी के घमंड और गर्व ने मेरी सारी कठिनाइयां दूर कर दी। अब मैं बताता हूँ कि कातिल कौन है। अजीत विश्वास एक बहुत ही जबरदस्त जालसाज का शिकार था। उस जालसाज ने अजीत से एक कत्ल करवाया और फिर अजीत को बचा भी लिया, मगर फिर अजीत को ब्लैकमेल करने लगा। उसी की यह स्कीम थी कि 50 लाख की पूंजी से एक सिंडिकेट स्थापित किया जाए। उस सिंडिकेट के सदस्य धनीराम, मूलचंद, फिनले और अजीत थे। अजीत ने इन तीनों से रुपए ले लिए और संधि पत्र के कागजों पर हस्ताक्षर लिए। वह जालसाज जो नकाबपोश बनकर रोमिला के पास गया था, धनीराम से यह कहा था कि अजीत की नीयत खराब है, वह रुपए हजम करना चाहता है, वह कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। एक बात मैं भूल गया, वह यह कि नलिनी और सुनील भी उसी जालसाज के शिकार हैं। इन्हें भी ब्लैकमेल करके वह अपने चंगुल में फांस चुका है। धनीराम और सुनील ने मिलकर अजीत को कत्ल कर दिया और इस प्रकार उस जालसाज के चंगुल में यह दोनों फंस गए। इसलिए और फंस गए कि उन्होंने यह देखा कि उन पर कत्ल का इल्जाम लगना तो दूर रहा, उनका नाम भी नहीं लिया जा रहा है और कत्ल के इल्जाम में रोमिला गिरफ्तार करके जेल भेज दी गई है। दिलचस्प बात हुई थी कि
कि अजीत ने वह सारे रुपए उसी जालसाज को दे दिए थे। वह पूरी रकम अकेले हड़प करने के लिए एक के बाद एक को कत्ल करने का प्रोग्राम बड़ी चतुराई से तैयार करता जा रहा था। पहले उसका प्रोग्राम यह था कि रेनू को संदिग्ध बनाकर उसे सजा दिलवा दे, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि रोमिला छूट जाएगी। इसलिए उसने सुनील को इस बात पर तैयार किया कि वह रेनू के हरण का आरोप कैप्टन हमीद पर लगाए और फिर उसे ब्लैकमेल करके कि वह एक पुलिस ऑफिसर के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल थी। मगर उसकी यह स्कीम सफल न हो सकी। उधर धनीराम, मूलचंद और फिनले को अपने रुपए की चिंता थी। जब जालसाज की समझ में यह बात आई कि धनीराम और सुनील उसका व्यक्तित्व खोल देंगे, तो उसने सुनील से कहा कि वह मूलचंद को इस बात पर तैयार करे कि वह धनीराम को कत्ल कर दे, क्योंकि रुपया धनीराम के पास है। और धनीराम से यह कहा कि मूलचंद उसे कत्ल करना चाहता है, इसलिए टिप टॉप में मैनेजर का कमरा लेकर बातें कर ली जाए ताकि आपस में कोई बुराई न रह जाए। यह षड्यंत्र भी सफल न होता, मगर जालसाज बहुत चतुर था। उसने फिनले को मिलाकर उसे विश्वास दिला दिया था कि 50 लाख में उसका हिस्सा आधा होगा, और इसी लालच में फिनले ने कासिम को फांसा था। प्लान यह था कि एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा जिसमें वह दर्ज होगा कि कासिम ने 50 लाख रुपए उस जालसाज को दिए हैं। विनोद मौन हो गया। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। सिटी मजिस्ट्रेट ने पूछा, मगर कासिम साहब से उस दस्तावेज पर दस्तखत लेने का मतलब क्या था, जब कासिम साहब ने रुपए दिए ही नहीं थे? जनाब, 50 लाख रुपए बहुत होते हैं। जालसाज जानता था कि यह रुपया वह रख नहीं सकता था, खर्च करने पर विवश था। न खर्च होता तो यह प्रश्न उठता कि वह रुपए आए कहाँ से थे। प्रकट है कि उन रुपयों को वह मूलचंद, धनीराम और फिनले की पूंजी नहीं मानना चाहता था। हाँ, तो मूलचंद धनीराम के साथ टिप टॉप गया। यद्यपि वह कैंसर का मरीज था, मगर बड़ी फुर्ती से उसने धनीराम से रुपए की मांग करते हुए उसके गले में रुमाल डाल दिए। यद्यपि वह कैंसर का मरीज था, मगर बड़ी फुर्ती से उसने धनीराम से रुपए की मांग करते हुए उसके गले में रुमाल डाल दिए। धनीराम के मुख से उस जालसाज का नाम निकल गया और मूलचंद की समझ में सारी बातें आ गई थी, मगर अब उसके सामने कोई मार्ग नहीं रह गया था। अगर वह धनीराम को छोड़ देता तो धनीराम उसे कत्ल कर डालता। हालांकि धनीराम को कत्ल कराने के लिए मूलचंद को बम और पटाखे दिए गए थे, मगर उसने उसे गला घोंटकर मारा हो सकता था कि वह इसलिए दिया गया हो कि दोनों ही वहीं मर जाएं। मगर मूलचंद ने गला ही घोटा, पटाखा उसने भागने के लिए प्रयोग किया था। उस जालसाज को यह विश्वास हो गया है कि बातें करते समय धनीराम ने मूलचंद को उसके बारे में अवश्य कुछ बताया होगा, इसलिए मूलचंद का जिंदा रहना भी उसके लिए खतरनाक होगा। यह सोचकर उसने सुनील को यह समझाया कि मूलचंद का जीवित रहना खतरनाक होगा। उसे बम से कत्ल करने को कहा और सुनील को बम दे दिया। दूसरी ओर उसने फिनले और नलिनी से कहा कि सुनील मूलचंद को कत्ल करने जा रहा है, अतः उसे पुलिस के हवाले करके इस सारे मामले को खत्म कर देना चाहिए। सुनील नलिनी को अपनी प्रेमिका समझता था, मगर नलिनी उस जालसाज के हाथों खिलौना बन गई थी और उस व्यक्ति से विवाह करने का सपना देख रही थी जिसके पास 50 लाख रुपए हो। मगर मूलचंद ने सारा प्लान उलट दिया। जो बम उसे धनीराम को कत्ल करने के लिए दिया गया था, उसी बम से उसने आत्महत्या कर ली। मगर आत्महत्या का प्लान उसने इस प्रकार बनाया था कि उसका कातिल सुनील समझा जाए। उसने खुद टेलीफोन करके सुनील को बुलाया था। मेरा विचार है कि उसने कॉल बेल का तार बम से अटैच कर दिया था, और जब बाहर से कॉल बेल का बटन दबाया गया तो अंदर से बम फट गया था। नलिनी वहां पहुंच गई थी जब सुनील ने कॉल बेल का बटन दबाया था, और फिर नलिनी ने सुनील को इतना डराया कि सुनील को आत्महत्या करनी पड़ी। इस बार जोर उस नकाबपोश ने दिया था जो मार्ग में उससे मिला था, और यह कहा था कि अब वह भी उसे पुलिस के पंजे से नहीं बचा सकता है, और निराश होकर सुनील ने आत्महत्या कर ली। इस सिलसिले के सारे कागजात इंस्पेक्टर आसिफ के पास हैं, जो यह साबित करते हैं कि सुनील ने आत्महत्या की। विनोद एक क्षण के लिए मौन हो गया। हमीद बारी बारी सब की ओर देखने लगा।
सबके चेहरे उड़े हुए थे। विनोद ने फिर कहना आरंभ किया, जालसाज की टेक्निक यही थी कि कत्ल करता था और अपराधी किसी दूसरे को बनाता था। रेनू के बारे में उसे पता लग गया था कि वह एम्बेसडर में है, अतः उसने उसे टेलीफोन करके ठीक उस समय उसे सुनील के कमरे में पहुंचा दिया जब सुनील आत्महत्या करने वाला था या कर चुका था, और इस प्रकार उसने रेनू को भी मार्ग से हटा देना चाहा था। और यदि सुनील आत्महत्या न करता तो? मजिस्ट्रेट ने पूछा। तो वह खुद सुनील को मार डालता, क्योंकि वह एम्बेसडर की हाल में मौजूद था। मैंने उसे सुनाने के लिए जोर से कहा था कि मैं घर जा रहा हूँ। विनोद ने कहा। हाँ, तो अब केवल फिनले रह गया था जिसे उसने खुद अपने हाथों मार डाला। कितना सुंदर मंसूबा था। जिस कागज पर कासिम ने दस्तखत किया था वह अजीत के नाम था, और अजीत एक दूसरे हलफनामे द्वारा उस जालसाज को 50 लाख रुपए का एक प्रकार से मालिक बना चुका था। फिनले जो उस जालसाज को जानता था मर गया था, और अब वह 50 लाख रुपए उस जालसाज के थे। मगर बड़ा से बड़ा अपराधी भी कहीं न कहीं गलती करता है, और मिस्टर कुमार भी गलती कर ही बैठे। हमीद को ऐसा लगा जैसे वह कुर्सी सहित हवा में उड़ जाएगा। उसने कुमार की ओर देखा जो बुत बना बैठा था। उसके दोनों ओर सशस्त्र कांस्टेबल खड़े थे। कुमार बंबई में वकालत करता था। विनोद ने कहना आरंभ किया। वहीं उसकी मुलाकात अजीत और सुनील से हुई थी। वहीं से उसने उन दोनों को ब्लैकमेल करना आरंभ कर दिया। नलिनी भी वहीं इसके चंगुल में फंसी थी। इसी ने अजीत को सारा मार्ग दिखाया था, और अब रॉक्सी के मैनेजर साहब इस बात की गवाही देंगे कि कुमार ने ही उन्हें विवश किया था कि वह रोमिला को अजीत का पता बताए। अजीत के कत्ल की कल्पित कहानी जिसके आधार पर रोमिला को गिरफ्तार किया गया था, कुमार ही की गढ़ी हुई थी। अचानक कुमार बौखलाकर खड़ा हो गया था, मगर कांस्टेबलों ने उसे पकड़ लिया। विनोद ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, तुमने मुझसे फोन पर कहा था कि अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा तो तुम आत्महत्या कर लोगे, और मैंने यह प्रण किया था कि तुम्हें आत्महत्या नहीं करने दूंगा। तुमको आज भी यह संदेह नहीं था कि मेरा ध्यान तुम्हारी ओर जाएगा, इसलिए तुम अपने साथ वही रिवॉल्वर यहाँ भी लाए जिससे रात तुमने फिलने को कत्ल किया था, और वह यह है जिसे तुम्हारी जेब से कैप्टन हमीद ने अभी अभी निकाला है। और यह रिवॉल्वर? मजिस्ट्रेट ने अपने सामने रखे हुए रिवॉल्वर की ओर देखकर पूछा। यह रिवॉल्वर तो दूसरा है, विनोद ने कहा। कुमार के पास 2 रिवॉल्वर थे। जिससे उसने फिनले को कत्ल किया था वह उसकी जेब में ही था। दूसरा रिवॉल्वर उसने रोमिला को थमा दिया था, जो आपके सामने पड़ा है। अभी जो रिवॉल्वर कुमार की जेब से निकाला गया है उस पर कुमार की उंगलियों के चिन्ह मिल जाएंगे। यह कुमार ने इसलिए किया था कि अगर उस पर संदेह किया भी जाए तो प्रमाण न मिल सके। जो रिवॉल्वर रोमिला के हाथ में था उससे गोली चलाई नहीं गई थी। प्लास्टिक एक्सपर्ट इस बात का समर्थन करेगा और इस बात का भी समर्थन करेगा कि गोली उसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी जो अभी कुमार की जेब से निकाला गया है। कुमार फिर अपनी जगह पर बैठ गया था और हाँफ रहा था। तुम बहुत बुद्धिमान आदमी हो, कर्नल विनोद ने कुमार की ओर देखकर कहा। तुमने बंबई में कई जाल बनाए, स्मगलिंग कराई, इस विश्वास पर कि अगर वह पकड़े गए तो तुम उनको बचा लोगे। तुमने उन्हें बचाया भी, मगर जब तुमको अपनी पोजीशन संदिग्ध नजर आई तो तुम वहां से राजधानी चले आए। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मेरी नज़र पहले से ही तुम पर थी। रोमिला पर दबाव डालकर मैंने तुम्हें उसकी पैरवी के लिए इसलिए रखवाया था ताकि तुम बिल्कुल मुतमद्दन हो जाओ, क्योंकि मैं जानता था कि अगर तुमको जरा भी संदेह होगा तो तुम्हारे विरुद्ध मैं प्रमाण एकत्रित न कर सकूंगा। और अब अपने विरुद्ध प्रमाण देखो। यह तुम्हारी उंगलियों के निशानों के फोटो हैं। यह उन नोटों पर मिले थे जिन्हें तुमने रोमिला को दिए थे। यह रोमिला के केस की फाइलों पर मिले हैं, और यह उस कागज पर मिले हैं जो रॉक्सी में तुमने रोमिला को दिए थे। और यह निशान एक ही आदमियों की उंगलियों के हैं, और वह आदमी तुम हो। और यह फोटो है जो रात फिनले के कमरे में ली गई थी। वहाँ ऑटोमेटिक कैमरा फिट कर दिया गया था जो रात 12 बजे तक काम करता रहा था। और इन्हीं तस्वीरों में से एक में तुम्हारे चेहरे से नकाब भी उठा हुआ है। मगर तुम वकील हो, तुम ऐनी गवाही भी तलब करोगे तो सुनो। पहली गवाह रोमिला है जो तुम्हारे हाथ पहचानेगी। कासिम है जो तुम्हारे दिल डॉल
और शरीर की बनावट को पहचाने का, मगर सबसे महत्वपूर्ण गवाह। विनोद रुककर नलिनी की ओर देखने लगा, जिसके चेहरे पर खुशी की लालिमा दौड़ रही थी। फिर उसने कुमार की ओर देखा और बोला, और सबसे महत्वपूर्ण गवाह लेडी इंस्पेक्टर रेखा है, जो इधर 2 दिन से तुम्हारे साथ रही है और जिसको तुम नलिनी समझकर अपना सारा प्लान बताते रहे, जो फिनले और कासिम के साथ ग्रेसी बनी रही, जिन्होंने ग्रेसी की आवाज की इतनी साफ नकल उतारी कि कैप्टन हमीद भी धोखा खा गए। अगर तुमने कभी यह सोचा होता कि नलिनी तुमसे रात में और अंधकार ही में क्यों मिलती है, तो शायद तुमको संदेह हो गया होता। विनोद ने रुककर हमीद को संकेत किया और जब हमीद चला गया तो विनोद ने कहा, सच पूछिए तो पूरा केस रेखा ने ही निपटाया है। उन्होंने अपनी सहेलियों में से एक ऐसी को चुना था जिसके बाल और आंखें रोमिला से मिलती थी। बस मुझे उसके चेहरे पर परिश्रम करना पड़ा था। इतना शानदार मेकअप किया गया था कि कैप्टन हमीद भी धोखा खा गए। और जब रेखा ने तुमको बताया कि रोमिला कैप्टन हमीद के साथ टिप टॉप गई है, तो तुम बौखला गए। तुमने असली रोमिला को गिरफ्तार किया और जबरदस्ती अपने ड्रामे में सम्मिलित करके खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी। हालांकि नकली रोमिला तो टिप टॉप से ही अपने घर चली गई थी। उसी समय हमीद नलिनी के साथ अंदर आया। विनोद ने कहा, यह असली नलिनी है। मेकअप में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए रेखा रात ही में नलिनी के रूप में मिला करती थी। प्रकृति ने सहारा अवश्य दिया था कि रेखा और नलिनी का शरीर और कद बिल्कुल एक जैसा है। मिस्टर कुमार, अब भी प्रमाण की आवश्यकता हो तो मैं वह टेप भी प्रस्तुत कर दूं, जो टेलीफोन पर और रेखा से बातें करते समय तुम्हारी आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए था। विनोद की बात समाप्त होते ही कुमार चक्कर खाकर गिर पड़ा। वह बेहोश हो चुका था। आपने इसे आत्महत्या नहीं करने दी, मजिस्ट्रेट ने कहा। अगर इसने आत्महत्या कर ली होती तो मैं इसके विरुद्ध प्रमाण न दिखाता और अपनी हार स्वीकार कर लेता, विनोद ने कहा। कुछ घंटे बाद रेखा, हमीद, कासिम और विनोद बाहर निकल रहे थे। रेखा अपनी सूरत में थी और हमीद कासिम से कह रहा था, क्यों बेटा, अब भी इनसे इश्क करोगे? संकेत रेखा की ओर था। अम्मा चुप रहो, कासिम दहाड़ा, तुमने सब घोटाला कर दिया। अरे बाप रे कर्नल साहब। विनोद जैसे ही रेखा के समीप आया, हमीद ने कहा, अल्लाह यह जोड़ा सलामत रखे, फकीर की यह दुआ है। रेखा किचकिचाकर हमीद पर चढ़ दौड़ी, मगर हमीद हंसता हुआ छलांग लगाकर निकल गया। विनोद खड़ा मुस्कुरा रहा था। तो यह था इब्ने सफ़ी जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।